एंजाइटी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सकता है? क्या हमेशा के लिए इंसान ठीक हो सकता है या हमेशा साथ साथ चलती है चीज़? देखिए, इसका एक लाइन में आंसर देना मुश्किल है। हाँ। क्योंकि बहुत सारी वजह हैं। ठीक है, पहला जैसे मैंने आपको कहा कि जब हमारे पास लोग आते हैं वो आधे सब डॉक्टर्स के बाद हमारे पास आ रहे हैं, तो वो फिनेंशियली इमोशनली ड्रेन आउट हो चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है कि बहुत सारे 70% से ज़्यादा पेशेंट्स अगर टाइम पे ट्रीटमेंट लेते हैं, अर्ली इंटरवेंशन लेते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं अपने ट्रीटमेंट में, तो उनकी एंग्जाइटी ठीक हो जाती है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी देखना है कि रिलैप्स भी कॉमन है। तो जो चीज़ें हम थेरेपी में उनको सिखाते हैं कि उनकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट ठीक रहे, वो रिड्यूस हो दिन ब दिन, बेटर हो जाए, तो उसके लिए जो टेक्निक्स हम बताते हैं, अगर वो टेक्निक्स फॉलो करें तो रिलैप्स भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो वन लाइन में आंसर है कि एंग्जाइटी ठीक हो सकती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट लेते हैं, थेरेपीज ले रहे हैं, और जहाँ जहाँ अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है वहाँ पे आप मेडिकेशन भी ले रहे हैं। ठीक है, तो चीटिंग नहीं करनी है ट्रीटमेंट में। अगर चीटिंग करेंगे तो मुश्किल है। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल है, नॉर्मल हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं कोल्ड कफ का दवाई के लिए। ठीक है, अब वो कोल्ड कफ का दवाई खाने के लिए डॉक्टर बोलता है कि ये दवाई खानी है और आइसक्रीम ठंडा नहीं लेना है, पर हम अभी दवाई भी खा रहे हैं और आइसक्रीम सोडा भी ले रहे हैं, तो कितना फ़र्क पड़ेगा? तो हमारे ट्रीटमेंट में उसका असर है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो हमने खाली एक इंडिविजुअल के लिए नहीं देखना है, हमने उसका एनवायरनमेंट भी देखना है कि कहाँ कहाँ वो असर हो रहा है, कहाँ उस एनवायरनमेंट की वजह से उसको एंग्जाइटी हो रही है और कहाँ तक हम वो ठीक कर सकते हैं। इसीलिए बहुत बारी जो ट्रीटमेंट होता है हमारा, उस ट्रीटमेंट में हम फैमिली थेरेपी भी इंक्लूड करते हैं, जहाँ हम फैमिली पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को साइको एजुकेट करते हैं कि एंग्जाइटी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें करते हैं ताकि जो पेशेंट को जो रिकवरी है या जो ट्रीटमेंट है उसको ओवरऑल मिले, एक होलिस्टिक ढंग से उसको मिले। क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा रोल इसमें अपना अदा करता है। जितना अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, डेफिनेटली सी कोई भी बीमारी अगर है, जेनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल के लिए, और एनवायरमेंटल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर किसी को फैमिली में डायबिटीज है, ठीक है, तो 10 मेंबर है, 10 के 10 को नहीं होगा। ठीक है, एक को हो रहा है, 2 को हो रहा है, 3 को हो रहा है, जरूरी नहीं है कि सबको होगा, क्योंकि उसका अंदर का कोपिंग मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म, उसका जो फिजिकल एक्टिविटीज है, डाइट है, लाइफस्टाइल है, वो भी मैटर करती है। तो एनवायरनमेंट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एनी ऑफ द डिजीज रिकवरी और इन डेवलपमेंट।